नमस्कार, मैं श्वेता सिंह आपका स्वागत करती हूं। रात के 10 बज रहे हैं। आप आज तक पर दस्तक देख रहे हैं, जहां आज आपको पानी के लिए तड़पाने वालों पर दस्तक देनी है। आज दस्तक देनी है उस 5 साल की बच्ची अंजलि के लिए, जिसके नाम का अर्थ ही होता है दोनों हाथों को जोड़कर अपनी तरफ से श्रद्धा प्रकट करना। लेकिन ऐसे नाम वाली अंजलि को चुल्लू भर पानी नहीं मिला, जिसे पीकर वो अपनी जान बचा पाती। राजस्थान से आई इस खबर ने हमें सोचने के लिए मजबूर किया है कि आखिर जिस देश में राजनीति आजादी के बाद से ही बिजली, सड़क और पानी के मुद्दे पर होती आई, वहां राजस्थान के जालौर में 5 साल की बच्ची प्यास से तड़प तड़प कर दम तोड़ दे रही। तस्वीरें इस कहानी की विचलित करने वाली हैं, लेकिन आज तक दस्तक देकर कहता है कि तस्वीरें नहीं बल्कि यह पूरी घटना ही विचलित करती है। हमारी मांग है कि देश में भोजन और शिक्षा की तरह पीने के साफ पानी का अधिकार भी जनता को मिलना चाहिए। सब जानते हैं कि रेगिस्तान में पानी मिलना मुश्किल होता है, लेकिन यह कहानी भौगोलिक रूप से जल संकट से जूझते एक रेगिस्तान की नहीं। यह कहानी आदमी की पहुंच से दूर होते जा रहे जल संकट की, जैसे ये कैमरा दूर होता जा रहा है पानी के कुएं पर जुटी जनता की भीड़ से। और ये कहानी है राजस्थान के उस राजनीतिक रेगिस्तान की, जहां सपने तो सत्ता के लिए कुएं के दिखाए जाते रहे, लेकिन सियासत चुल्लू भर पानी नहीं दे पाती। सत्ता के गुलाबी शहर जयपुर से 400 किलोमीटर दूर जालोर में चुल्लू भर पानी न मिल पाने की विचलित करती हकीकत दिखाती ये तस्वीर है। देखिए इस वीडियो को। इसमें बेसुध पड़ी एक नानी है, बगल में दम तोड़ चुकी 5 साल की नातिन अंजलि जमीन पर पानी की 2 बोतल दिखती है। बस यही 2 बूंद पानी वक्त रहते मिल जाता तो जालोर की धरती से पानी की कमी से एक मासूम के प्राण गंवाने की दर्दनाक कहानी हमें ना दिखानी पड़ती। पानी की बूंद के लिए प्यास से मर गई बेटी का वीडियो न पुलिस वालों को बनाना पड़ता। प्यास से तड़प कर 5 साल की अंजलि की सांस उखड़ गई, जिससे अब के 13 साल बाद भी सत्ता की चाहत में राजनीति पानी देने का वादा ही करती। तो जो औरत थी उसका बहुत ही कम बीपी था, 60 सिस्टोलिक बीपी आ रहा था। हमने फटाफट सारी चीज़ें इमरजेंसी उसका ट्रीटमेंट किया और वो वृद्ध महिला बिल्कुल ठीक है। लेकिन बच्चे के अंदर बहुत ज़्यादा पानी की कमी होगी और इसे कांचू पहले ही शॉप में जाके अरेस्ट में आ चुकी थी। तो मुझे जो मेरे नज़रिए में जो लगा उसकी डेथ का रीज़न यही है कि बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो गया था। मुखी देवी और अंजलि सिरोही के रायपुर से जालोर की डूंगरी के लिए पैदल चली थी। लॉकडाउन था, परिवहन के साधन बंद थे, इसलिए 22 किलोमीटर की सड़क छोड़कर 15 किलोमीटर का वीरान रास्ता चुनना पड़ा। 8 घंटे में नानी और नातिन 7 किलोमीटर पैदल चल चुके थे, लेकिन उन 7 किलोमीटर में पानी की एक बूंद नहीं मिली। मुखी देवी और अंजलि निढाल होकर ऐसे ही गिर गए। कुछ घंटे बाद एक स्थानीय ने देखा, रेस्क्यू को पुलिस आई। बुजुर्ग महिला पानी पाई तो बच गई, लेकिन घंटों तक चुल्लू भर पानी ना पाने के कारण अंजलि की सांसें उखड़ गईं। मैं सोचता हूँ सरकार के लिए इससे बड़ी एक तरह से उसके लिए शर्मनाक बात क्या होगी कि 12 किलोमीटर तक अगर वो महिला चले और उससे कहीं पीने का पानी नहीं मिल सकता है, तो कहीं ना कहीं वो रास्ता भटकी है, जो मैं समझता हूं, क्योंकि मैं इस राजस्थान का ही हूं, यहाँ समझता हूं। इस तरह की मौत जो आज हुई है ये हमें हिला देने वाली है। अब हमें मौत के कारण उसकी सच्चाई जांच करनी पड़ेगी, आखिर क्या कारण हुए। चुनाव में वोट मांगते वक्त पानी की नदियां रेगिस्तान में बहा देने का वादा करने वाली राजनीति अब जांच करेगी कि अंजलि ने दम कैसे तोड़ दिया। क्यों ना माने कि अंजलि और उसकी नानी रास्ता नहीं भटकी, बल्कि वो राजनीति ही रास्ता भटकी हुई है, जिसे पानी के लिए किया गया अपना वादा निभाना नहीं आता। जालोर से नरेश बिश्नोई के साथ देवांग कुरवाधावन, जयपुर आज तक। भारत में मार्च के महीने में 22 तारीख को विश्व जल दिवस के दिन अपने अपने संदेश जारी करके सियासत पल्ला झाड़ लेती है, जबकि पानी का संकट कितना बड़ा होता जा रहा है इसकी दस्तक लगातार आज तक देता आ रहा है। दुनिया में भारत
10 साल पहले ही भीषण जल संकट के पैमाने पर आ चुका है। अंतर्राष्ट्रीय मानक कहते हैं कि अगर एक व्यक्ति के लिए 1700 क्यूबिक मीटर से कम पानी है तो वो देश जल संकट की चपेट में है, जबकि भारत में प्रति व्यक्ति 1486 क्यूबिक मीटर पानी ही उपलब्ध है। यूनिसेफ की रिपोर्ट ने इसी वर्ष बताया कि भारत में 9 करोड़ बच्चे पानी की कमी वाली त्रासदी की चपेट में हैं। यही हालत रही तो भविष्य में हवा, कोहरा और समुद्र से इस्तेमाल करने लायक पानी बनाना पड़ेगा। ये जानकारी हमने आपको सजग करने के लिए दी है, लेकिन सवाल तो उन सरकारों से भी है जिनके घोषणा पत्रों में भी पानी का मुद्दा प्रमुख नहीं होता है। असली मुद्दों से ध्यान भटकाने वाली सरकारों के कारण कीमत आम जनता चुकाती है। कैसे? इसे ऐसे समझिए कि आपके घर, सोसाइटी, मोहल्ले में तो पानी आराम से आ जाता है, बच्चों को पूल में खेलने के मौके भी मिलते हैं, होली में रेन डांस भी आप कर लेते हैं, और गर्मी से राहत न मिले तो वाटर पार्क जाने से भी आप नहीं हिचकते। लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे देश में हर महीने लाखों महिलाएं सिर्फ पानी भरने के लिए दिल्ली से आगरा जितनी दूरी पैदल तय करती हैं? राजस्थान से संवाददाता शरद कुमार की दस्तक देती रिपोर्ट देखिए। नहीं, अब पीने का पानी है ही नहीं, बहुत दूर से लेते हैं। कभी कभी तो बारिश का पानी इकट्ठा करके उसमें खारा पानी मिला के पीना पड़ता है। आपकी टीवी स्क्रीन पर ओझल दिखती महिला की तरह ही दावा है, जल संकट नहीं संभला तो भविष्य में आपके हिस्से का पानी भी ऐसे ही ओझल हो जाएगा। और तब तस्वीर कैसे होगी इसे समझने के लिए 2 मटकी हाथ में लिए पैदल चली आ रही दौसा की गीता को देखिए। पैर घिस जा रहे हैं जहां गले की प्यास बुझाने में पानी के लिए तलाश को पैदल चलते हुए, क्योंकि साफ और मीठे पानी का स्रोत घर से 2 से 3 किलोमीटर दूर, और ये कहानी राजस्थान की राजधानी जयपुर से सिर्फ 70 किलोमीटर दूर की, जहां 2 किलोमीटर दूर आकर पानी भरने के बाद ही यूं पैदल पानी घर तक वापस ले जाना है। और इस तस्वीर को देखकर आप सोचिए कि रोजमर्रा की जिंदगी में क्या आपके लिए ऐसा करना संभव हो सकता है? बहुत दूर से लेते हैं, कभी खांसी कभी खांसी। यहाँ पीने का पानी है ही नहीं? नहीं, यहाँ पीने का पानी है ही नहीं। रोज लेके आते हैं ऐसे? रोज लेके आते हैं ऐसे। हमारे देश में जहां 10 साल पहले 15,000 नदियां थीं, वहां 4,500 नदियां सूखकर बरसाती नदी के रूप में रह गईं। इसी जल कटौती ने दौसा के कालखो में कोमल को शादी के बाद पानी पैदल भरकर लाने का संकट दे दिया। पीने की पानी की समस्या कितना गंभीर है इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि जिस मोटरसाइकिल पर बैठकर लोग काम करने के लिए जाते हैं वो पानी लाने का काम आ रहा है। देखिए इस तरह से लोग मोटरसाइकिल पर बैठकर पानी लाने के लिए आते हैं। घूंघट में महिलाएं इतने सारे पानी के बर्तन लेकर एक साथ निकलती हैं। ये रोज का काम है आपका? हाँ। कितना दूर चलना पड़ता है? 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर से पानी लेने रोज आती हैं? डेली आते हैं। तो इतना सारा पानी का बर्तन उठाकर पानी भर के चलने में तकलीफ होती होगी? होती है, कई बार बर्तन गिर जाते हैं घूंघट में। रोज 2 किलोमीटर आना और 2 किलोमीटर जाना, यानी 4 किलोमीटर रोज पानी भरने के लिए पैदल चलना। दिन में औसत 2 बार पानी भरने आना जाना पड़ता है, यानी एक दिन में कुल 8 किलोमीटर पैदल चलना पानी भरने को। इस तरह महीने में ये महिलाएं कुल 240 किलोमीटर की दूरी पानी भरने के लिए पैदल चलकर पूरी करती हैं। मतलब ये हुआ कि एक महीने में पानी के लिए इन महिलाओं को दिल्ली की कुतुब मीनार से आगरा के ताजमहल तक पैदल जाना पड़ता है। और ये पानी की परेशानी बच्चों तक पर भारी पड़ रही है। नेहा पिता के साथ मोटरसाइकिल पर पानी भरने आती है। पहले पैदल आना पड़ता था, पानी की ये जरूरत पढ़ाई पर भारी पड़ती है। कभी कभी तो बारिश का पानी इकट्ठा करके उसमें खारा पानी मिला के पीना पड़ता है, और बहुत परेशानियां हैं। हमारी पढ़ाई भी अधूरी रह जाती है बीच में पानी लाने के लिए। भारत में करीब 60 करोड़ नागरिकों की जिंदगी में पानी की ये समस्या कांटे की तरह चुभ रही, खासकर तब जबकि गर्मी बढ़नी शुरू होती है। जल स्रोत सूखते हैं और पानी भरने आना, पानी भर कर ले जाना जीवन दुश्वार करता है। यही कारण है कि जहां गांव-गांव तक पानी की भीषण त्रासदी आज तक दूर नहीं की गई, वहां पानी पर अपना गला फंसने के दौरान सियासत 5 साल की अंजलि की मौत की वजह रेगिस्तानी इलाके में भटकना बताने लगती है, क्योंकि सत्ता इस बात को स्वीकार नहीं कर पाती कि आज भी जनता को पानी देकर वोट लेने वाला वादा पूरा नहीं हुआ है, उस पर अकाल पड़ा है। शरद कुमार, जयपुर आज तक।
पानी की समस्या का लंबे समय तक हल नहीं खोजा गया। अब केंद्र सरकार इसके लिए मिशन मोड में चल रही है। कैसे क्या हो रहा है इसकी जानकारी हमने आपके लिए निकाली है। अभी केवल 7 करोड़ भारतीय परिवारों के घरों में पाइप से पानी आता है, यानी देश के 36% घरों तक ही अभी पाइप के जरिए पानी पहुंच रहा है। 2024 तक देश के हर घर तक पाइप के जरिए साफ पानी पहुंचाने का लक्ष्य है। केंद्र सरकार ने इसे रखा है, इसीलिए 3,60,000 करोड़ रुपए की योजना देश में चल रही है। इसके जरिए सभी 19 करोड़ घरों तक पाइप से पानी पहुंचाया जाएगा। लेकिन एक सवाल अब भी है, क्या तब तक ऐसे इलाके जहां साफ पानी का कोई इंतजाम नहीं है, उनके लिए कोई दूसरा जरिया पानी पहुंचाने का नहीं किया जा सकता? आप इस मुद्दे पर सोचिए और दस्तक दीजिए। दस्तक में अब मुद्दा 22 मरीजों की जान लेने के आरोप में घिरे अस्पताल से जुड़ा हुआ, जहां दावा है कि 5 मिनट ऑक्सीजन बंद करने की ऐसी जानलेवा मॉक ड्रिल हुई जिसने 22 जिंदगियों की सांसें थाम दी। अगर ये आरोप सच्चे हैं तो आगरा के श्री पारस अस्पताल में सिर्फ 22 मरीज नहीं मारे गए, बल्कि हजारों आम लोगों का अस्पतालों पर जो भरोसा है वो भी मारा गया है। एक ट्रायल मार दो दोपहर में, एक मॉक ड्रिल करके देख लो, समझ जाएंगे कौन सा मरेगा कौन सा नहीं मरेगा। सही बात है। क्या आगरा के श्री पारस अस्पताल में मौत बांटने की मॉक ड्रिल की गई थी? मॉक ड्रिल करी हमने सुबह 7 बजे, ये किसी पता नहीं है, ये मॉक ड्रिल कराई, सुन कर दी सबकी, फिर चढ़ गए 22 मरीज, तुरंत खोल दिए गए। क्या अप्रैल में ऑक्सीजन संकट के दौरान ऑक्सीजन की मॉक ड्रिल से 22 मरीजों की जिंदगी पारस अस्पताल में छाट दी गई? 22 मरीज छट गए और भाई साहब ये मरेंगे। और कितनी देर के लिए मॉक ड्रिल करा? 5 मिनट के 5 मिनट में 22 मरीज मॉक ड्रिल हो गए। क्या मरीजों को बचाने की जगह ऑक्सीजन कम पड़ने पर मारने की मॉक ड्रिल की गई? बोले बॉस आप समझाओ, डिस्चार्ज करना शुरू करो, ऑक्सीजन कहीं नहीं है, मुख्यमंत्री नहीं मार सकता ऑक्सीजन, आपको बता दूं सिचुएशन। मोदी नगर ड्राई हो गया, हमारे हाथ दर्द हुए और बिना 12 घंटे का समय, या तो जैसा मर जाएंगे या निराफर कर दो, दिमाग बिल्कुल खत्म, क्या करना है रास्ता दिखाएंगे। यह है आगरा का वो श्री पारस अस्पताल जिस पर वायरल वीडियो के आधार पर आरोप है कि अप्रैल के आखिरी हफ्ते में ऑक्सीजन की किल्लत के वक्त मरीजों को बचाने की जगह 5 मिनट तक ऑक्सीजन बंद करने का वो कातिल रास्ता अपनाया गया, जिसे नाम दिया गया मॉक ड्रिल। आरोप है इसी मॉक ड्रिल से 22 मरीजों के शरीर से जिंदगी बचाने वाली ऑक्सीजन छाट दी गई। सुन कर दी सबकी, फिर चढ़ गए 22 मरीज, तुरंत खोल दिए गए। 22 मरीज छट गए और भाई साहब ये मरेंगे। और कितनी देर के लिए मॉक ड्रिल करा? 5 मिनट के। आगरा के पारस हॉस्पिटल के मालिक का वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन ने इस अस्पताल को सील करने का ऑर्डर दे दिया है। ये वही अस्पताल है जिसके मालिक अरिंजय जैन का एक वीडियो वायरल हो चुका है, जिसमें कि वो कह रहे हैं कि ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो गई थी और मॉक ड्रिल के दौरान करीब 22 मरीजों की जानें गई थी। वायरल वीडियो के आधार पर श्री पारस अस्पताल के आरोपी संचालक डॉक्टर अरिंजय जैन खुद को क्लीन चिट देते हैं इस दावे के साथ कि अप्रैल के आखिरी हफ्ते में जब मरीजों के मरने का दावा है वो दावा झूठा है। ऑक्सीजन बंद करने का कोई मॉक ड्रिल नहीं हुआ है। ऑक्सीजन की मिनिमम नीड कैलकुलेट करने के लिए असेसमेंट हुआ, जिसका नाम मॉक ड्रिल बोला गया है। पूरे उत्तर प्रदेश में जब श्री पारस अस्पताल के भीतर मरीजों की जान ऑक्सीजन बंद करके लेने के आरोपों पर हलचल मची तो अधिकारी दौड़ पड़े, जांच शुरू की और पहली नजर में ऑक्सीजन बंद होने से 22 मरीजों की मौत के दावे को खारिज किया जाने लगा। फैक्ट है कि साहब जो 22 लोगों की डेथ की बात जो आ रही है वह पूर्णतः गलत है। उस दिन श्री पारस हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी का कोई डेथ संज्ञान में नहीं आई है। अस्पताल संचालक कहते हैं कि ऑक्सीजन बंद करने से मौत नहीं हुई। डीएम कहते हैं कि ऑक्सीजन की कमी से 22 लोगों की डेथ नहीं हुई। देखिए इस क्लीन चिट को जो आगरा प्रशासन की तरफ से दे दी गई, जिसमें बोल्ड और अंडरलाइन करके लिखा गया है कि अप्रैल के आखिरी हफ्ते में 26-27 तारीख को ऑक्सीजन की कमी के कारण श्री पारस अस्पताल में कोई मौत नहीं हुई। लेकिन अब इस चिट्ठी का सच देखिए। 27 अप्रैल को आज तक संवाददाता आशुतोष मिश्रा आगरा के इसी श्री पारस अस्पताल से रिपोर्ट कर रहे थे। यहाँ तब मरीजों में अफरा तफरी दिख रही थी और अस्पताल के कुछ डॉक्टर ही कुछ मरीजों की मौत की वजह ऑक्सीजन की कमी बता रहे थे। पिछले 48 घंटे में कितने लोगों की डेथ हुई है ऑक्सीजन की क्राइसिस से? अभी तो फिलहाल 7-8 लोग हैं। उनकी डेथ हो गई ऑक्सीजन क्राइसिस से? हाँ। और ये आपने एडमिनिस्ट्रेशन को बता दिया है? हाँ। वायरल वीडियो जिसकी पुष्टि आज तक अभी नहीं करता, उसमें एक और बात को ध्यान से सुनिएगा।
नीले पड़ने लगे। ओहो ओहो 22 की मॉकड्रिल में 22 छट गए। चलो जी बच्चे 74 बच्चे। आज तक कुछ वो परिजन मिले जिनके 2 लोगों ने इसी श्री पारस अस्पताल में जान गंवाई, जिनसे ऑक्सीजन सिलेंडर अस्पताल ने खुद लाने को कहा था। हर दर्जे की जो लापरवाही इन्होंने की है डॉक्टर ने, वो लापरवाही इतनी लापरवाही है कि मैं उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। तो अब सीधा सा सवाल ये कि ऑक्सीजन के नाम पर अपनी फंसती गर्दन तुरंत बचाने से ज्यादा जरूरी क्या ये नहीं कि एक निष्पक्ष जांच कर मौत की मॉकड्रिल का सच पता चले। अगर वो रिपोर्ट में स्पष्ट आ जाता है कि इनने इस तरह का लापरवाही किया है जिसमें काफ़ी संख्या में लोगों की मृत्यु हुई, तो बिल्कुल वो सारी धाराएं लगेंगी जो इसके लिए है बने हुए हैं। जरूरी है कि श्री पारस अस्पताल में मृत मरीजों के परिजनों से प्रशासन निष्पक्ष बात करे और तय समय में जांच करे कि आखिर ऑक्सीजन बंद करने की कथित मॉकड्रिल से मरीजों की मौत हुई या बीमारी ने मरीजों की जान ली। अभिषेक आनंद, आगरा, आज तक। भरोसा तो पंजाब में भी तोड़े जाने के आरोप लगे हैं, जहां कोविड मरीजों को दी जाने वाली सरकारी कोरोना किट, जिसे फतेह नाम दिया गया, उसे खरीदा गया। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के वकीलों की तरफ से लगाई गई आरटीआई के आधार पर यह आरोप है कि पंजाब सरकार फतेह कोरोना किट के लिए पहला टेंडर 837 रुपए की सबसे कम कीमत पर दे सकती थी, लेकिन पंजाब में 3 अप्रैल को वही कोरोना फतेह किट 100 रुपए ज्यादा पर 940 रुपए प्रति किट खरीद शुरू की गई। 20 अप्रैल को इसी किट की कीमत अगले टेंडर में नई कंपनी के जरिए 1226 रुपए हो जाती है। और आरोप है कि जिस कंपनी को 20 दिन में दाम बढ़ाकर टेंडर मिला, वो अपने आप में एक खेल है। ग्रांडवे नाम की कंपनी को 50,000 किट का ऑर्डर दिया गया और प्रति किट कीमत बढ़ती गई, 1226 रुपए पर पहुंच गई। और इस कंपनी के बारे में ये कहा जाता है कि इस कंपनी के पास इस किट को खरीदने का लाइसेंस भी नहीं था। मतलब ये जो कंपनी है वो मेडिकल का काम ही नहीं करती है। जिस कोरोना किट का टेंडर सबसे पहले 837 रुपए आया था, दावा है कि 7 मई को तीसरे टेंडर में उसकी कीमत 1338 रुपए पहुंच गई, यानी 500 रुपए कीमत 2 महीने से कम समय में इस सरकारी कोरोना किट की ऊपर चली जाती है। सबसे अहम बात इसके अंदर ये है कि ये जो बिड है ये 180 दिन के लिए वैलिड थी, जिसके अंदर सरकार कितनी भी क्वांटिटीज को ऑर्डर कर सकती थी। सरकार ने टेंडर तकरीबन 50 दिन में 5 बार बदले और हर बार किट की कीमत बढ़ती रही और सामान सिर्फ वो का वो रहा। ये वो कहीं ना कहीं सवाल हैं जो इस किट से जुड़े हुए हैं। सवाल है तो सियासत है। पंजाब सरकार के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिद्धू का इस्तीफा मांगा जा रहा है। अकाली दल प्रदर्शन कर रहा है। घोटाले कल वैक्सीन का घोटाला आया, आज फतेह किट का सामने आ गया थोड़े को। जिवें 50 दिनों के अंदर वो टेंडर नूं 5 वारी टेंडर करके ਜਿਹੜੇ 700 ਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਟੈਂਡਰ 1500 ਤਾਈਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ 350 ਕਿੱਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 60-70 ਕਰੋੜ करप्शन कर दिया। क्योंकि 50 दिन में उसी कोरोना फतेह किट की कीमत 500 रुपए बढ़कर 1300 रुपए के पार हो गई, जो 837 रुपए की मिल सकती थी। तो आज तक ने सीधे स्वास्थ्य मंत्री से इसका जवाब पूछा और मंत्री जी टाल मटोल करने लगे। फिर सियासी जी सोच का खातरे लोग रौला पा रहे हैं। इस घोटाले में आरोप ये भी है कि कई कोरोना किट से ऑक्सीमीटर गायब रहते थे, तो कई में दोयम दर्जे का सामान मिलता था। आरोप है कि जनता के पैसे की लूट करके भ्रष्टाचार की फतेह पंजाब में कराई गई। जिस तरीके से इस किट की कीमतें लगातार बढ़ती गई, उसी तादाद में ऑर्डर भी बढ़ते गए। जब 837 रुपए किट थी तब ऑर्डर बेहद कम थे, और जब किट की कीमत 1500 के आसपास पहुंच गई तो ऑर्डर भी लाखों में पहुंच गए। तो कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि दाल में कहीं ना कहीं काला जरूर है। कैमरामैन गुंजीत कुमार के साथ सतेंद्र चौहान, मोहाली, आज तक। कोरोना में घरों से बाहर निकलना मजबूरी है या लापरवाही है? इस सवाल की दस्तक इस ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए आज तक।